आज के समय में इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। हजारों खबरें, डेटा अपीयर्स ऑन आवर स्क्रीन्स। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इट इज क्रेडिबिलिटी। और आज मैं आपको जिस व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहा हूं, उन्होंने ना कि केवल साहित्य, पत्रकारिता, सामाजिक कार्य, बल्कि उत्तर प्रदेश जिले बदायूं का नाम पूरे स्टेट में रोशन किया है। उनका पद है कमिश्नर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, श्री स्वतंत्र प्रकाश गुप्ता जी। आज इस कॉन्वर्जेशन में हम डिस्कस करेंगे कि आरटीआई कैसे काम करता है, व्हाट रिफॉर्म्स टू बी नीडेड एंड व्हाट रिफॉर्म्स कैन गिव अस द करेक्ट इंफॉर्मेशन। So watch this episode till the end and don't forget to subscribe our channel. Enjoy the show. सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे आने के लिए। एंड सबसे पहले आप ये बताइए कि जो लोग आपको शायद नहीं जानते, तो कौन है आप क्या करते हैं, एंड व्हाई शुड दे लिसन टू व्हाट यू से। मैं इस समय उत्तर प्रदेश में सूचना आयुक्त का काम कर रहा हूँ। और ऐसा आपको पता है कि सूचना अधिकार अधिनियम जो है, मेरा मानना ये है कि आज़ादी के बाद एक पहला अधिनियम ऐसा है जिसने आम आदमी को मतदान के अधिकार की तरह ही महत्वपूर्ण अधिकार दिया है। आज वो 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर खर्च करके ठीक वैसा हक हासिल कर लेता है जैसा कि विधानसभा में विधायक को होता है या पार्लियामेंट में खड़े होकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को होता है। वो चीज पूछ सकता है, वो जान सकता है, वो विकास के बारे में अपने इर्द गिर्द जो घटनाएं हो रही हैं, जो विकास हो रहा है उसके बारे में जान सकता है। वह कोई विभाग में काम चल रहा है उसके बारे में जान सकता है, कोई नियुक्ति हुई है उसके बारे में जान सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी और भ्रष्टाचार पर प्रहार करने वाला अधिनियम है जिसने विदाउट सेक्स कास्ट क्री कोई भी अंतर के बिना हिंदुस्तान के आम नागरिक को ये अधिकार दिया है कि वो जान सके और समझ सके कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो। ये सूचना का अधिकार है। ये जो आरटीआई है, ये कैसे काम करता है, और जिन लोगों को शायद इसके बारे में नहीं पता कि आरटीआई का एक्चुअल मतलब क्या है और उसके पीछे का मोटिव क्या है, तो आप उनको क्या देखिए, बताना चाहेंगे? 2005 में आरटीआई एक्ट लागू हुआ अपने देश में। तो जैसे कि इसका नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आपका अधिकार है कि आप सूचना पाएं। आप प्रक्रिया इसकी इतनी आसान बनाइए कि 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लेकर आप सूचना के लिए आवेदन करेंगे। 30 दिन के अंदर आपको संबंधित सूचना मिल जानी चाहिए। 30 दिन में अगर नहीं मिल रही है तो आप उसी विभाग में, यानी जहां से आपने सूचना मांगी थी, मान लीजिए आपने तहसीलदार से सूचना मांगी है, तो तहसीलदार के ठीक ऊपर का अधिकारी एसडीएम होता है। तो एसडीएम के यहाँ प्रथम अपील कर देंगे ये लिखते हुए कि मुझे 30 दिन के अंदर सूचना नहीं मिली, आप सूचना दिलवाइए। सपोज वहां भी आपको सूचना नहीं मिलती, तब आप द्वितीय अपील में हमारे यहाँ आते हैं। हमें केवल यही देखना है कि जो पीआईओ है, यानी जो सूचना जन सूचना अधिकारी था नीचे, जिसका काम सूचना देना था, उसने समय विधि में सूचना दी या नहीं दी। सूचना दी वो भ्रामक तो नहीं दी, सूचना दी वो असत्य तो नहीं दी। अगर ये कुछ पाया जाता है और हमको लगता है उसने जो विलंब किया वो युक्तियुक्त नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो हम उस पर 25,000 रुपए का अर्थदंड कर सकते हैं। उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई बिठा सकते हैं। और यही कारण है कि आम आदमी को आसानी से सूचना मिल। सर आप जो देख रहे हैं उनको शायद ये नहीं पता, सर सिर्फ एक सूचना आयुक्त नहीं, वो एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं, पत्रकार भी हैं, साहित्य में बहुत रुचि रखते हैं। एंड मैं उसी से जानना चाहूंगा कि साहित्य के बारे में आपका ऐसे कैसा लगाव बना, और आपने क्या क्या उससे जुड़े हुए कार्य किए हैं। देखो, मूलतः तो मेरा लिखने लिखाने में बड़ा रुचि थी। तुम्हें जान के ताज्जुब लगेगा कि 16-17 साल की उम्र से तो मैं आकाशवाणी पर जाना शुरू कर दिया। और देश के जितने प्रचलित समाचार पत्र हैं उसमें समाचार पत्र ही माध्यम होना होता था। अब से 40 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उस समय अखबार में छपना एक हीरो वर्शिप का काम होता था। आकाशवाणी में जाना माने आप सेलिब्रिटी बन गए। उस जमाने में वीर अर्जुन, साप्ताहिक हिंदुस्तान, अमर उजाला, आज, जागरण, फिर साप्ताहिक अखबार बहुत निकला करते थे। रामपुर से एक अखबार निकलता था सहकारी युग, बड़ा लोकप्रिय साप्ताहिक अखबार था। बदायूं से परिवर्तन, बदायूं संदेश, फिर अमर प्रभात अखबार जो अभी प्रचलित है, उसका शुरुआत का संपादन कई वर्षों तक मैंने ही किया। तो ये सब रुचि थी मेरी।
एक लंबी यात्रा रही, लेकिन बाद में वकालत और लोक क्रियाकलाप, पब्लिक एक्टिविटीज़ के कारण थोड़ा-सा लिखना कम हुआ। लेकिन फिर भी मैंने अब तक एक लघु कथाओं का संग्रह है मेरा, उसका नाम है तेवर। एक बोध कथाओं का संग्रह है, उसका नाम पाथेय। और एक किताब जो मेरी बहुत पॉपुलर हो रही है, जिसमें बदायूं के भोलेपन के किस्से हैं, बदायूं के कवि सम्मेलन मुशायरों के किस्से हैं, और उस किताब का नाम है जो जिला बदाऊं। जो जिला बदाऊं है किताब, वाकई बहुत लोगों ने पसंद की। और ऐसी सार्थक टिप्पणी लोग करते हैं कि बिल्कुल बदायूं की मिट्टी की गंध उन कहानियों में आती है। ऐसी कहानियों का संकलन है। और एक अगला उपन्यास मेरा पाइपलाइन में, शायद अगले महीने तक छप के आ जाएगा। उसका नाम है जित्यापा। तो ये इस तरीके से मेरी साहित्यिक यात्रा रही, मेरी पूर्णतः रुचि साहित्य में रही। लेकिन ऐसा होता है ना, आप जिस जो काम करने लगते हैं वो आपके मस्तिष्क पर ज़्यादा असर डालता है। तो फौजदारी की वकालत और पब्लिक एक्टिविटीज़ में कुछ उस यात्रा पर अल्प विराम लगा, लेकिन फिर भी मेरा जो अंदर का लेखक है वो आज भी जीवित है। आपने बताया कि आपकी जो अगली उपन्यास यानी जिन्हें बुक्स बोलते हैं वो पाइपलाइन में है। तो जो अगली बुक है क्या आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि वो किस हाँ, विषय पे लिखी गई बहुत है? अच्छा प्रश्न किया आपने। अगली पुस्तक का नाम, जैसा मैंने बताया, जुत्यापा है। ये जूते से है। बात क्या है कि अपने यजुर्वेद में एक श्लोक आता है, जिसमें हम कहते हैं ओजो असी ओजो मही दे, बलम असी बलम मही दे। उसी में एक पंक्ति है, मन्यु रसी मन्यु मही दे। मन्यु रसी माने, हे प्रभु प्रभु, तेरा स्वरूप अनीति से प्रतिकार करने वाला है, तो वो क्षमता मुझको प्रदान कर। मन्यु रसी माने अनीति से प्रतिकार की क्षमता। आज समाज में क्या है कि आदमी हर बात को ओवरलुक कर रहा है, बाईपास होकर लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहा है। अगर सड़क पे गड्ढा है तो ये नहीं चाहता कि 10 लोग जाके और मेंबर को या चेयरमैन को जवाब दे बनाए। वो बाईपास होकर निकल जाते हैं, ज्यादा ज्यादा बदूदा लेते हैं और बात खत्म। लेकिन प्रभु से, हमारे वेदों में ये क्षमता मांगी गई है। मैंने एक ऐसी कल्पना की है कि एक ऐसा शहर है जहाँ नए डीएम और एसपी आए हैं, नए लड़के हैं, उनको ज्यादा कोई अनुभव नहीं है, ट्रेनिंग के बाद थोड़ी दिनों में डीएम एसपी बन गए। और उनको ये लगा कि इस जिले में क्राइम कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि जिले के अंदर यानी नगर में जो व्यक्ति प्रवेश करे, हम बैरिकेटिंग लगा दें, उसका नाम पता पूछें और उसके 5 जूते मारें सिर पे। तो उसे एक भय पैदा हो जाएगा और बड़ा उस पर अंकुश लगेगा अपराध। मजे की बात यह है कि मैंने उसमें इतना क्लोजअप दिया है कि ऐसे में हमारे जनप्रतिनिधि क्या करेंगे। जनप्रतिनिधि ने अथक प्रयास करके जूतों की संख्या 5 की जगह 2 करा ली। यही सत्य है, मूल पर नहीं जाते। पत्रकार क्या करेंगे, एक क्लब संस्कृति वाले लोग हैं वो क्या करेंगे, इन सब का क्लोजअप है। और बाद में हमारी जो उपन्यास का हीरो है, उसका नाम झनकू लाल है, वो अनीति का प्रतिकार करता है और उसको भी कितना झेलना पड़ता है, और बाद में उसको कैसे सफलता मिलती है। ये लगभग 100 पेज का उपन्यास है, इसमें सब क्लोजअप मैंने दिया है। और बड़ा अच्छा लगा मैंने जब ये उपन्यास लिखा, क्योंकि ये बिल्कुल आज की मानसिकता पर चोट करता है। हम छोटे छोटे स्वार्थ में बड़े मुद्दों को उठाना, बड़ी बात को कहना, ठीक बात को कहना, इसको हम विस्मृत करते हैं। जो ईश्वरीय कार्य के विपरीत हम आचरण करते हैं। ईश्वर ने हमें ये कहा है कि आप अनीति का प्रतिकार करिए, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, अनीति को सह रहे हैं। 5 2 जूते भी उनके लग रहे हैं। एमएलए एमपी साहब के कहने से 5 की जगह जूतों की संख्या 2 हो गई। 2 जूते भी खा रहा है, नाम पता नोट करा रहा है, और उसको कोई, मतलब उसका विरोध करने वाला कोई जिले के अंदर नहीं। क्या वास्तव में ऐसे ही वातावरण नहीं जी रहे हैं? एक कोशिश की है, प्रयास है, देखिए आप लोगों के हाथ में आएगा, फिर कैसा लगता है प्रतिक्रिया दीजिए। नहीं, ज़रूर हम उसको पढ़ेंगे और काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट सोसाइटी पे डालेगा। पर जितना अभी तक आपने अपने बारे में बताया, तो आपने उसमें बताया कि आपने लिटरेचर पे काम किया है, एडवोकेसी पे काम किया है, जर्नलिज्म पे काम किया है और अब शायद उस पोस्ट पे हैं जो इन सब पे हाई रेटेड पोस्ट है, कमिश्नर ऑफ स्टेट इंफॉर्मेशन। इतना सब, ये सारी वो फील्ड्स हैं जो पूरा अट्रैक्शन, पूरा अटेंशन और पूरा एकाग्रता मांगती है। आपने सब अचीव कर लिया जो किसी के शायद बस में भी नहीं होता। तो आप नहीं, इस चीज़ पे क्या कहना ये चाहेंगे? प्रश्न भी आपका बहुत अच्छा है। और मैं इस प्रश्न से, जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, उन नौजवान बच्चों को जोड़ना चाहूँगा कि आप अगर काम करने की सोचते हैं तो प्रभु आपकी मानसिकता भी वैसी बना देता है और मार्ग भी वैसे ही प्रशस्त कर देता है। एक ज़माने में मैं लोक जीवन में भी बहुत ज़िम्मेदार पद पे था,
इसके अलावा वकालत, वो भी फौजदारी की, जिसमें कोई गुंजाइश नहीं होती शिथिलता की, वो करता था। प्लस मैं जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम का न्यायिक सदस्य भी था। इतनी भूमिकाएं एक साथ निभाना, तो वो तभी होता है जब आप मन ठीक करके और ये सोचें कि मुझको काम करना है। अगर आप एक बार अपना मन स्वच्छ करके और काम में जुटते हैं, तो आप यकीन जानिए कि प्रभु आपकी मदद करते हैं। बिल्कुल तार पे चलने जैसा काम था मेरा। कचहरी करना, कचहरी के तुरंत बाद जिला उपभोक्ता संरक्षण फोरम की सिटिंग को सुनना, फिर उसमें ऑर्डर वगैरह लिखाना, सब काम, और बाद में अपना जिस पद पर मैं था पब्लिक एक्टिविटीज में, उसका निर्वाह करना, लेकिन सहजता पूर्वक हो जाता था। दूसरी बात यह है कि जब आप काम में आनंद लेने लगते हैं, अब मैं इस समय जैसे राज सूचना आयोग का काम करता हूँ, तो मुझको लगता है ये मेरी टेस्ट का काम, मेरी रुचि का काम, क्योंकि मुझे सेकंड अपील सुननी है या कंप्लेंट सुननी है। तो चूंकि मैं उस काम को मन से करता हूँ, तो मुझे थकान नहीं होती। ऐसे ही आपने जैसे पूछा कि इतनी भूमिकाएं कैसे निभा ली, तो आप काम को मन से करते हैं, ये सोच करते हैं अरे ये तो मेरी रुचि का काम है। आप कुछ लिखने बैठे, विचार आया, तो ये आपकी रुचि है। आप वकालत कर रहे हैं, मनोयोग से कर रहे हैं, तो ये रुचि है। जब रुचि से आप काम करते हैं, तो काम काम रह ही नहीं जाता, वो जीवन में जैसे कहते हैं ना, रम जाता है आपके साथ। अलग से आपको अतिरिक्त कोई बोझ उसका नहीं लगता। ये मैं अपने जीवन के अनुभव से सार रूप में आपको बात बता रहा हूँ कि काम को मन से करिए, वो बोझ नहीं लगेगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जिसको ये पीढ़ी जितनी जल्दी समझे अच्छा है, कि काम को थोड़ा सा ईश्वरीय काम मान के करें आप। ये मैं जो कर रहा हूँ, ये प्रभु के प्रति जवाबदेही से कर रहा हूँ। आप यकीन जानिए, ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे, ऐसे आश्चर्यजनक परिणाम आएंगे कि आपको सुखद आश्चर्य होगा। जहाँ ये इन्वॉल्व होता है मैं कर रहा हूँ, उसमें क्या होता है कि उसमें आपको श्रम भी ज़्यादा लगता है, उसमें आपको थकान भी ज़्यादा अनुभव होती है और परिणाम भी कम आता है। आप ये कहें कि प्रभु मुझसे ये काम करा रहा है, फिर आप देखिए कितने शानदार परिणाम आते हैं और कितनी कम थकान और कितना कम तनाव आपको महसूस होता है। ये बात मैं ज़रूर नौजवानों के साथ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से शेयर करना चाहूँगा। आपने कहा जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, और जिस काम पे आप हैं वो भी एक जवाबदेही का काम है। मेरा ये क्वेश्चन है कि आप जितनी कंप्लेंट्स शेयर करते हैं, तो उसमें सबसे कॉमन कंप्लेंट्स क्या होती हैं आरटीआई के थ्रू, एंड ऐसे कौन से 5 डिपार्टमेंट्स हैं जो आप बता सकते हैं जिसमें सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आती हैं? सूचना आयोग स्तर पर हम सेकंड अपील सुनते हैं। हमने बताया ना, फर्स्ट अपील यानी अधिकारी से आपने मांगा और जी। उससे उच्च अधिकारी के यहाँ आपने मांगा, जी। दोनों ने आपको जो सूचना नहीं दी या असत्य सूचना दी, तो आप द्वितीय अपील में हमारे यहाँ। तो द्वितीय अपील में हम परीक्षण करते हैं क्या व्यवहार है, बता चुका हूँ मैं आपको। दूसरा एक तरीका ये है कि आपने सूचना मांगी और सूचना आपको नहीं मिली, जी। और आपको लगा कि आपके साथ ये व्यवहार आशयपूर्वक किया गया, तो आप जरूरी नहीं है फर्स्ट अपील और सेकंड अपील में जाएं। आप सीधे धारा 18 आरटीआई एक्ट में जी। सीधे कंप्लेंट में आ सकते हैं, परिवाद जिसको कहते हैं, सीधे नियोजित कर सकते हैं। इन सब में हमको देखना यही है कि जिन लोगों को जन सूचना का काम दिया गया है, उनका आचरण क्या रहा, अधिनियम के अंतर्गत उन्होंने कितनी सजगता दिखाई, और वो न पाने पर हम उनको दंडित करते हैं, जैसा आपने बताया। अब आपने दूसरी बात ये पूछी कि 5 विभाग जिनका, तो इसमें सबसे ज्यादा तो अ, बिजली विभाग जी। के बारे में लोग जानकारी खूब लेते हैं, क्योंकि बिजली विभाग में मैंने महसूस भी किया कि जानकारी कम से कम दी जाती है। आप हम्म। बिल लिए भटकते रहिए, कोई ये बताने वाला नहीं है बिल आया क्यों है, जी। तो बिजली विभाग का आते हैं। इसके अलावा नगर, लोकल बॉडी का काफ़ी कुछ, नगर म्युनिसिपल। निगम, नगर पालिकाएं, जी। ये सब आते हैं। फिर तीसरा एजुकेशन का है, एजुकेशन का भी खूब आता है। तो इस तरीके से ये विभाग ऐसे हैं खास, जिनकी ज़्यादा, जिससे जो पब्लिक से संबंधित हैं, स्वाभाविक है, जो पब्लिक से संबंधित है, तो इनकी जानकारी ज़्यादा मांगी जाती है। बाकी तो सभी विभाग ऐसे हैं जिनका कुछ ना कुछ, जिनके विरुद्ध आरटीआई पड़ी है। चिकित्सालय और मेडिकल सेवाओं में भी जी। लोग खूब सूचना लेते हैं, तो लोगों में है। आपको जान के ताज्जुब होगा, उत्तर प्रदेश में खूब चेतना है, और गांव, ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा चेतना। अपने गांव की विकास की सूचना भी आदमी खूब लेता है, जानने की कोशिश करता है, तो ये सूचना आदमी लेता जब मैं आरटीआई के बारे में पढ़ रहा था, तो मैंने एक चीज गौर करी कि सेक्शन 4 बहुत सिग्निफिकेंट माना जाता है, जो प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है।
तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे कि सेक्शन 4 क्या है और इतना क्यों सिग्निफिकेंट है वो? देखिए, धारा 4 जिस समय अधिनियम लागू हुआ था, तो एक समय दिया गया था कि 120 दिन का, कि इस इतने दिनों में आप इसको सेक्शन 4 को कंप्लाई करिए। जी। और अधिनियम को लागू हुए अब 21वां साल चल रहा है। हुँ। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी सारे विभागों में धारा 4 का अनुपालन नहीं किया है। धारा 4 में एक इम्पोर्टेंट 12-13 बिंदु हैं, और ये कहा गया है कि इनका सो मोटो डिस्क्लोजर करिए आप, जी। अपनी साइट पर करिए। पहले साइट नहीं थी, तो उन्होंने कहा, विभाग ने कहा, इनको आप डिस्प्ले करेंगे। मेरा मानना ये है, हम इस पर काम भी कर रहे हैं काफ़ी। मेरा मानना ये है कि अगर धारा 4 की पूर्ण अनुपालन हो जाए ठीक-ठीक ढंग से, तो शायद सूचना आयोग के समक्ष जो आवेदन पड़ रहे हैं, उनमें ज़्यादा नहीं तो 1/3 की कमी तो आ ही जाएगी। लोगों को पता ही नहीं, लोग जानना चाहते हैं कि इस पद पर ये व्यक्ति कितने दिनों से काम कर रहा है। धारा 4 ये कहती है कि आप आपके विभाग में जितने लोग काम कर रहे हैं, उनके नाम आप देंगे, वो कब से नियुक्त हैं, वो आप देंगे, और उनका काम क्या है। जैसे हर हर व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी है, तो जिलाधिकारी का क्या कार्य है, उप जिलाधिकारी है, उसका क्या कार्य है, तहसीलदार है, उसका क्या कार्य है। और तो और ये अलग अलग जो बाबू बनाए जाते हैं कि साहब आर्म्स क्लर्क है, फलाना है, ढिमका है, इनके क्या कार्य हैं, ये सब धारा 4 के अंतर्गत डिस्प्ले में होना चाहिए, आम जनता को पता होना चाहिए। ऐसे ही हर विभाग में जो लोग काम कर रहे हैं, कब से काम कर रहे हैं, उनका क्या नाम है, उनकी क्या शैक्षणिक योग्यता है, ये सारी जानकारी सेक्शन 4 के तहत, धारा 4 के तहत हर विभाग को अपनी साइट पर डालनी चाहिए। हालांकि डाला है खूब, अब बहुत जानकारी विभाग से मिल जाती है, और अब तो खुशी की बात यह है कि विकास कार्य की जानकारी भी अब पब्लिक डोमेन पर आ चुकी है। लोग उसको सीधे सीधे ले भी रहे हैं, जानकारी अपने अपने गांव की पब्लिक डोमेन से ले लेते हैं। लेकिन फिर भी धारा 4 में जो क्वेश्चन आपने पूछा, बहुत बढ़िया सवाल है। धारा 4 में अभी में हम ये नहीं कह सकते कि 100% काम हो गया, जो कि हो जाना चाहिए था। धारा 4 में एक कैटेगरी है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स, पीआईओज़। तो इन पीआईओज़ का इस गवर्नेंस में क्या रोल है और वो इतने क्रूशियल क्यों हैं? नहीं, पब्लिक धारा 4 में जो है वो है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर का को तय करना, जी। मतलब किसको हमने तय जी, किया है। जी। तो वो काम तो 100% प्रदेश में हो चुका है। हर विभाग में हर स्तर पर जन सूचना अधिकारी नामित कर दिया गया। अब जन सूचना अधिकारी का काम यह है कि जब आवेदन उसको मिले, तो वो 30 दिन के अंदर ठीक से सूचना उस व्यक्ति को प्रेषित करे। आप कह रहे हो कि दायित्व क्या है, दायित्व उसी का है, क्योंकि जब दंड होगा, तो उस समय जनसूचना अधिकारी ही, जिस तारीख पर उसने आवेदन किया है, उस समय जो जन सूचना अधिकारी था वो, और जितने समय उसको नहीं दिया गया है उस बीच जो जन सूचना अधिकारी रहे, वो सब दंडित होंगे। इसलिए जन सूचना अधिकारी प्रदेश में 100% नॉमिनेट हो चुके हैं, और जन सूचना अधिकारी ही सब्जेक्ट है आरटीआई का, इसलिए वही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जब हम देखते हैं इस समाज को और इतनी फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी को, तो आजकल इंफॉर्मेशन की कहीं से कमी नहीं है। काफ़ी क्रेडिबल सोर्सेज भी हैं जो डेटा क्वार्टरली, एनुअली करते रहते हैं, सर्वेस करते रहते हैं। ठीक है। मेरा ये क्वेश्चन है, कितना ये कमीशन रेलेवेंट है आज के टाइम में, जब हमारे पास क्लिक ऑफ अ बटन वाली सिचुएशन है कि हम अभी क्लिक करते हैं एंड वी गेट द इंफॉर्मेशन। फिर हम 30 दिन क्यों वेट करें एंड क्यों उस आरटीआई को फाइल करें? ये बड़ा व्यवहारिक प्रश्न है आपका, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कहावत है ना, एवरी कॉइन हैव टू साइड्स। या। तो आपने कहा ना कि ऑन द क्लिक ऑफ फिंगर, है ना, हम्म। ऑन द क्लिक ऑफ बटन वी गॉट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन। जी। लेकिन ये सत्य नहीं। ऑन द क्लिक ऑफ द बटन you got the information, which information is being sought to you, is being हम्म। served to you। हम्म। जो आपको परोसी जाएगी वह सूचना आपको मिलेगी। लेकिन जो राइट टू इंफॉर्मेशन में आप सूचना लेंगे, वो 100% प्रमाणिक सूचना होगी, और उसमें ये प्रावधान है। तो मान लीजिए आपको सूचना मिली, सपोज ये सूचना मिली आपको कि आपने पूछा जी। कि मेरे ग्राम पंचायत में कितने नल रिबोर किए गए, हम्म। ठीक है ना।
तो आपको सूचना ये मिली कि गांव पंचायत में 3 नल रिबोर किए गए, उन पे इतना खर्चा है। खर्चा ये आपने पूछा, वो खर्चा उन्होंने बताया। लेकिन आपके पास कोई ऐसी जानकारी है जिससे ये पता लगे कि नहीं, ये सूचना गलत है, 3 नहीं 2 हुए हैं, या 3 नहीं 4 हुए हैं, तब मैंने बताया ना, असत्य सूचना देने के आधार पर हम पीआईओ को दंडित कर देंगे। तो हमारे यहाँ जो सूचना मिलती है वो प्रमाणिक सूचना मिलती है। दूसरी बात ये है कि हमारे लिए जो हमारे माध्यम से जो सूचना आपको मिलेगी, उस इंफॉर्मेशन को यू में एक्सरसाइज ऑन ईच एंड एवरी प्लेस, आप उसको प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन कमीशन से हमको सूचना मिली है या पीआईओ के माध्यम से हमको सूचना मिली है, और तब वो सूचना आपकी अथेंटिकेटेड मानी जाएगी। ये एक फायदा है। तो अपनी जवाबदेही के लिए इसकी रेलेवेंसी है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पर गवर्नमेंट में आप इतने सालों से हैं, अभी आप एक इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, उससे पहले आपने कितने सारे काम कर रखे हैं। आपको भी पता है कि जब बात कभी भी गवर्नमेंट की आती है तो दो फंडामेंटल्स पे काम होते हैं, एक है अकाउंटेबिलिटी, दूसरा ट्रांसपेरेंसी। कितना अकाउंटेबल एंड ट्रांसपेरेंट आरटीआई कमीशन है इंडिया में, नॉट जस्ट इन उत्तर प्रदेश? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है ये। मैं आपको बताऊं, जो किसी भी एक्ट का जो उद्देशिका होती है ना, जी। सेक्शन 1, सेक्शन 1 से पहले ही उद्देशिका जो होती है, जी। उसमें वो एक्ट क्यों बना और पब्लिक के लिए उसका क्या उपयोग है, ये कुछ पंक्तियां इस बारे में होती। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के प्रेएम्बल में ये लिखा है, प्रस्तावना में ये लिखा है कि ये ट्रांसपेरेंसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए, ये मूल 2 उद्देश्य हैं आरटीआई। अब आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि इन दोनों उद्देश्यों में से आपको क्या लगता है कि कितना उद्देश्य पूरा हुआ? तो मैं बहुत आसान शब्दों में आपको ये बता सकता हूँ कि हम ये नहीं कह सकते कि आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार पर पूरा अंकुश लग गया। हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी आ गई। लेकिन जो कुछ ट्रांसपेरेंसी आपको दिखती है, वो आरटीआई का ही प्रभाव है। और एक बात समझ लें कि एक माहौल पूरे देश में ये क्रिएट हुआ है कि कोई काम करते समय अधिकारी अपने कर्मचारी से जरूर कहता है, भाई ठीक से रखना, आरटीआई में मांगा जा सकता है। जी। ये माहौल आरटीआई ने क्रिएट किया है। ये आरटीआई की बड़ी उपलब्धि है 20 साल के की लंबी यात्रा की। अभी आप कह रहे थे कि जब एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होता है, जब वो या गलत इंफॉर्मेशन देता है या फिर शायद लेट इंफॉर्मेशन देता है, तो उस पे आप 25,000 का फाइन लगाते हैं। पर काफी सारी स्टडीज ने ये बताया है कि आरटीआई की जो रिस्पॉन्स है वो बहुत डिलेड है, और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा फाइलिंग में आता है, उन स्टेट्स में आता है। तो जो पीआईओज हैं, क्या वो कारण है इस डिलेड रिस्पॉन्स का, या फिर जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं वो कारण है इस डिलेड रिस्पॉन्स का? देखिए, उत्तर प्रदेश बड़ा सूबा है, 75 जिले हैं, बहुत बड़ी आबादी का जिला है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ काम तो ज्यादा है। जी। लेकिन जिस स्पीड से काम निपटा है आयोग में, आपको जान के हर्ष होगा कि 32,000 से अधिक प्रकरण हम लोग निपटा चुके हैं, हमारी टीम। जब हम आए थे तो जो पेंडेंसी मिली थी, करीब करीब वो सारी पेंडेंसी हमने निपटा दी। जी। और एक बड़ी उपलब्धि जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा वो ये है कि उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग का सारा काम ऑनलाइन हो गया है। और इसमें आपको एक शब्द और जोड़ना पड़ेगा कि सारा काम सिर्फ ऑनलाइन है। जी। अब हमारे यहाँ कोई भी सेकंड अपील या कोई भी कंप्लेंट डाक द्वारा रिसीव नहीं की जाती है। आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना पड़ेगा। साइट है हमारी, खुलेगी, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और बिना खर्चे के आपका सब काम हो जाएगा। प्लस एक क्रांतिकारी परिवर्तन ये हुआ है, कैलाश चंद जैन की रूलिंग है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये अपेक्षा की थी कि सुनवाई ऑनलाइन की जाए धीरे धीरे करके। तो उत्तर प्रदेश, शायद मेरी जानकारी तो ये है कि देश का पहला ऐसा सूचना आयोग बना है जिसका सारा काम ऑनलाइन, यानी फाइलिंग भी ऑनलाइन है और सुनवाई भी ऑनलाइन। यानी आप अपने घर बैठकर, जी। आपको सुबह ही लिंक आ जाएगा, जिस दिन आपकी डेट होगी उस लिंक को आप ओपन करेंगे और आप हमारे सामने स्क्रीन पे आ जाएंगे और अपनी बात अपने घर बैठकर आप कह सकते हैं। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि एक आरटीआई को लखनऊ तक का सफर करना, आप मालूम मालूम पड़ा गाजियाबाद से चल के आदमी लखनऊ पहुंच रहा है, सिद्धार्थनगर से चल के आदमी लखनऊ पहुंच रहा है। तो बहुत एनर्जी, बहुत पैसा उसका व्यर्थ में जाता था। आज उस पर लगाम लगी है और उससे एक वातावरण बना है। हमारे यहाँ फाइलिंग भी अब ज्यादा हो, हमें अच्छा लगता है, स्वागत है उसका, लोग मांग रहे हैं और उनको सूचना नहीं मिल रही है। तो अब रहा पीआईओ लेवल से, तो
पीआईओ की गलती तो होती है, उसी के लिए वो दंडित भी किया जाता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा फाइलिंग में भी गलती होती है। मालूम पड़ा कि हमारी सूचना तो है गांव सभा से संबंधित, अब आपने ऑनलाइन किया, उसमें ऑप्शन खुलते हैं सीमित, जी। तो आपने उसको कर दिया पंचायत राज किसी निदेशालय। और में कर दिया। अब पंचायत राज निदेशालय जाएगा, वहां से फिर डीपीआरओ के पास आएगा, डीपीआरओ उसको ब्लॉक में भेजेगा, ब्लॉक वाले उसको फिर कहीं ग्राम पंचायत अधिकारी को भेजेंगे, ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को भेजेंगे। तो ऐसी गलतियों से भी देरी लगती है। लेकिन हाँ, ये ठीक है कि सूचनाएं काफी मामलों में समय से मिल रही हैं। और हमारा जो इस ये टीम आई है प्रदेश में, इसने ये माहौल तो क्रिएट किया है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमने 95% से अधिक मामलों में व्यक्ति को सूचना दी। एक दूसरे स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर उत्तर प्रदेश की, उन्होंने पब्लिकली ये बात कही थी कि 75% आरटीआई एप्लीकेशंस जो पीआईओ के थ्रू एड्रेस करी गई हैं, वो तभी हुई हैं जब ऊपर से इंटरवेंशन हुआ है। तो क्या पीआईओज इन इंफॉर्मेशंस को या इन एप्लीकेशंस को एज ग्रांटेड लेते हैं या फिर एज ऑब्लिगेशन लेते हैं? नहीं, ये बिल्कुल व्यवहारिक प्रश्न किया है आप, बहुत अच्छा प्रश्न है। और सत्यता के काफी करीब। शुरू में तो ऐसा होता है ना कि अपने देश में सारा काम एक शब्द चलता है ना, रेड टेपिज्म। या अच्छा, रेड टेपिज्म का जो पहला स्टेप है वो बाबू है। हम्म। अच्छा, ये बाबू की मेंटेलिटी इसको विरासत में मिलती है। विरासत से मतलब मेरा यही नहीं है कि पिता का पुत्र, जी। विरासत से मतलब ये पहले बाबूजी गए, उनकी जगह दूसरे बाबूजी आए। और ये बाबू जो पैदा हुए थे, ये ब्रिटिश एम्पायर की देन थे, तो मेंटलिटी इनकी वही है। तो मालूम ये पड़ा कि पीआईओ की जानकारी में नहीं आया, जो बाबू है वही रख के पड़ा है आवेदन। तो ये बात सही है। प्रैक्टिकली कभी कभी ये हम देखते हैं कि पीआईओ की लापरवाही बिल्कुल नेकेड आई से दिखती है कि भाई 30 दिन में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं हुआ। मान लीजिए, अच्छा, अब है क्या, सूचना अधिकार अधिनियम की आपने जब चर्चा की, तो मैं आपके माध्यम से मेरी बात पीआईओ भी सुन रहे होंगे, उनको भी मैं बताना चाहता हूँ कि सूचना अधिकार अधिनियम ने जो बल दिया है वो टाइम टेबल पर दिया है। टाइम टेबल पर का मतलब यह है कि अगर आपने सारा रिएक्शन विद इन टाइम किया है तो आप स्टेयरिंग सीट पर हैं। जी। और आपने अगर उस टाइम को ओवरलुक कर दिया तो फिर आप बहुत पीछे वाली सीट में हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, आपने एक सूचना मांगी, जी। अब वो सूचना लगभग 80 पेजेस में आएगी। 30 दिन के अंदर अगर पीआईओ ने 160 रुपए, एक पेज के 2 रुपए है, एक्ट में ही है या हमारे नियमावली में है, तो 80 रुपए माने 80 पेजेस माने 160 रुपए। अब 160 रुपए अगर नहीं मांगे उसने और 1 महीने का समय निकल गया, तब फिर प्रावधान ये है कि उसको निःशुल्क देनी पड़ेगी। अब ठीक है, उसने आपको सूचना निःशुल्क दी। अब मैं मीटिंग से ही पूछता हूँ और अब इस पॉडकास्ट के माध्यम से भी पीआईयू से पूछना चाहता हूँ कि वो 160 रुपए कहाँ से आए जो आपने खर्च किए। हम्म। बड़ा तकनीकी बात है ये। जी। जेब से आप खर्च नहीं कर सकते, आपने खर्च कहाँ से किए थे। तो ये बात इतनी तकनीकी है, तकनीक की है कि आपने 30 दिन का जो कीमती समय था वो जाया कर दिया। और उसके बाद फिर चाहे ये 70-80 पेजेस कह रहा हूँ, हो सकता है कोई सूचना ऐसी आवश्यक हो जो भले ही 400 पेजेस में हो लेकिन देना जरूरी हो, तो ये 800 रुपये खर्चा हो जाता। तो आपने सरकार का नुकसान करा दिया, जो 800 रुपये सरकारी खजाने में जमा होते। तो ये बात महत्वपूर्ण है। ऐसे ही कोई सूचना ऐसी मांगी जाती है, मान लीजिए, जो सूचना उस पीआईयू से संबंधित नहीं। ओके, हम्म। मान लीजिए कोई अस्पताल से ये चाहता है कि मेरे खेत के बारे में कुछ जानकारी दे दी जाए, तो सीएमओ तो खेत के बारे में जी। जानकारी देगा नहीं। लेकिन चूंकि सूचना अधिकार अधिनियम देश के आम नागरिक को, दूर दराज, सुदूर, ग्रामीण, अनपढ़ या कम शिक्षित, सबको ध्यान में रख के बनाया गया, तो इस पर पाबंदी नहीं लगाई कि इस आधार पर इसका आवेदन समाप्त हो जाएगा। क्या है एक्ट में प्राविधान कि आपको इसको उचित पीआईओ के समक्ष स्थानांतरण करना। अब उसके लिए क्या समय दिया है कि जब आपको आवेदन प्राप्त हुआ उसके 5 दिनों के अंदर आपको स्थानांतरित करना। और 5 दिन के अंदर अगर आपने स्थानांतरित नहीं किया तो आप ही फिर वो सूचना मंगाकर उस व्यक्ति को भेजेंगे। तो मेरा कहने का आशय ये है कि सूचना अधिकार अधिनियम ने पूरा टाइम टेबल एक घोषित किया है। उस टाइम टेबल को अगर पीआईयू फॉलो करते हैं तो उन्हें कोई कष्ट नहीं है, वो आराम से अपनी बात नहीं। लेकिन दिक्कतें तब होती हैं कि उस समय को, जैसे आपने बताया ना, जी। बहुत इजी ले जाते हैं।
वो समय निकल जाता है, उसके बाद फिर कोई विकल्प है नहीं, फिर तो आपको दंडित ही करना चाहिए। ये अलग बात है कि अगर आपका कोई ऐसा रीजन आता है जो ये लगता है कि हाँ जस्टिफाइड है, इस हम्म। वजह से आप नहीं दे पाए, तो ठीक है, चलो नहीं होता, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, समय का ही आरटीआई में विशेष में। आप यूथ का जो है, यूथ को कैसे आरटीआई मीनिंगफुली यूज करने के लिए एंकरेज करेंगे? नहीं नहीं, यूथ खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, और यूथ ही ज्यादा कर रहे हैं अब तो। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि लोग कुछ अन्य उद्देश्य के लिए ज्यादा कर जी, मीनिंगफुली नहीं कर रहे। मतलब उनका जो एजेंडा है वो इन्फॉर्मेशन की जगह कुछ और होता है। जैसे कि? जैसे कि हरेसमेंट, जैसे कि खराब शब्द है मुझे प्रयोग नहीं करना चाहिए, एक्सटॉर्शन, जी। इस तरीके की बातें प्रैक्टिकली आ रही हैं। और मजे की बात यह है कि एक्ट में सूचनाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो लोग ऐसे भी हैं, अनुभव में हमारे आया है काम करते हुए, एक एक आदमी की 600 700 पार्टी आई। अब इससे होता क्या है, जो वास्तविक जिसे सूचना चाहिए, जो जिसे बहुत जरूरत है, वो पंक्ति में फिर बहुत पीछे हो जाता है। 700 आदमी आगे लगे तो 701 में हो गया। तो मेरा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से उन लोगों से ये भी कहना रहेगा कि भाई ये बड़ा पवित्र अधिनियम बना है, और इसकी पवित्रता हमारे आपके सबके हाथों में संरक्षित है। तो जो सूचना आवश्यक है ट्रांसपेरेंसी के लिए, टू चेक द करप्शन, टू क्रिएट द ट्रांसपेरेंसी, कोई भी उद्देश्य के लिए सूचना आवश्यक है, आप जरूर लीजिए। लेकिन इसलिए कि हमें इस आदमी से कुछ रिवेंजफुल है, हम कोई हमारी पर्सनल इनिमिकल रिलेशन है, जी। इस नाते हम इतना जोश में लोग यहाँ तक डालते हैं फला आदमी की हमें पूरी चल अचल संपत्ति का विवरण दें। अब बताइए, चल अचल संपत्ति का विवरण आप किसी व्यक्ति का कैसे मांग सकते हैं? वो भी तो संवैधानिक व्यक्ति है, आर्टिकल 21 उसको भी बना है, जी। उसकी भी राइट टू प्राइवेसी है। तो ये सारी बातें हैं, तो मेरा यही आपके पोडियम के माध्यम से ये रहेगा अनुरोध कि आवश्यक सूचना जरूर मांगें, और अनावश्यक सूचना से इसलिए बचें कि आपकी वजह से जो जरूरतमंद है वो उससे बहुत डिले हो जाए। शायद ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसीलिए भी लोग इतना यूज करते हैं। हाँ ये तो है, फ्री ऑफ कास्ट है, 10 रुपए कास्ट है, और अगर आप बीपीएल कार्ड धारक हैं तो वो भी नहीं जी। है, तो लगभग नॉमिनल है, 10 रुपए का कोई महत्व तो है नहीं हम्म। ज्यादा। लेकिन ये जरूरी भी इसलिए है कि बहुत ज्यादा कास्ट हो जाएगी तो आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाए, इसलिए इसमें मैं ये मानता यस। हूं कि ये ठीक है। बस यही है कि लोग खुद इसकी पवित्रता का ध्यान में रखते हुए दुरुपयोग से बचें। सेक्शन 8(1) क्लॉज जे जो है आरटीआई का, उसमें देखा गया है कि जो ऑफिशियल्स हैं वो फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं ताकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क और जो पब्लिक वर्क है उन आरटीआई से एग्जाम कर सकें खुद को। क्या ये सच है? देखिए 81 जे को तो अभी जो डाटा एक्ट आया है, जी। अभी 23 नवंबर सन 2025 को इनेक्टेड हुआ है वो, उसने 81 जे को और मजबूत कर दिया है। पहले 81 जे में ये था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती, लेकिन यदि कोई पब्लिक काज है या कोई मैटर ऑफ करप्शन है तब आप उसको मांग सकते। लेकिन डाटा एक्ट पारित होने के बाद 81 जे बिल्कुल ऐसा कर दिया कि पर्सनल इंफॉर्मेशन मांगी नहीं जा सकती। अब मैंने जैसे आपको बताया कि भाई जिसकी सूचना आप मांग रहे हैं उसको भी तो, वो भी तो भारत का नागरिक जी। है, उसे भी राइट टू प्राइवेसी है। और लोग ज्यादातर, कोई आवश्यक काम नहीं होता है, किसी व्यक्तिगत द्वेष के कारण ही उसको मांगते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है ये अमेंडमेंट ठीक है। और जहां तक इसका उपयोग की फ्रीक्वेंटली बात है, तो 81 जे का उपयोग तो केवल पर्सनल इंफॉर्मेशन में हो सकता है, बाकी तो किसी बात में हो नहीं सकता। तो अगर उस उतनी परव्यू में उपयोग किया जा रहा है तो कोई जी। बात नहीं, लेकिन उससे अगर ज्यादा किया जाता है तो नेकेड आई से दिख जाता है, और हम ये मानते हैं कि आपने जानबूझकर गलत सूचना दी है ये। अगर आज आपको एक ऐसी पावर दे दी जाए कि आप एक आरटीआई इकोसिस्टम में कोई चेंज कर सकते हैं, तो वो कौन सा ऐसा चेंज होगा जो 25 करोड़ उत्तर प्रदेश निवासियों पे अच्छा इम्पैक्ट डाले? अगर ऐसा कोई मिल जाए तो मैं तो केवल ये कहूंगा, बाकी बातों पर लोग बहुत बोलते हैं, कहते हैं सब बात पॉल्यूशन ये वो, मैं तो ये कहूंगा कि मेरा मानना है ये जी। कि मैं आरटीआई के माध्यम से या आरटीआई के माध्यम से प्राप्त सूचना के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेंडेमस जारी करा के ये जरूर कहूंगा कि प्रदेश में जो नदियां
मर रही हैं, उनको जीवित करने का काम किया जाए, वरना हम ऐसे घोर संकट में फंसने वाले हैं। देखिए, ये छोटी-छोटी नदियाँ मर रही हैं ना, जी। जैसे अपने यहाँ बदायूँ जो है 6 बड़ी नदियों का जिला है। इन 6 नदियों में 4 नदियाँ लगभग लुप्तप्राय हो गई। साढ़े 3 तो मैं इसलिए कहूँगा कि हर हालत में ही, क्योंकि सोत गई, महाबा गई, भैंसोर गई, अब रह गई थोड़े बहुत पानी अरिल में है ज़रा, जी। और गंगा और रामगंगा। वैसे तो 6 नदियाँ थी हमारी। अब अरिल के जाने से, महाबा के जाने से, भैंसोर के जाने से गंगा जी पे असर पड़ता है। अरिल के जाने से रामगंगा पे असर पड़ता है। सोत, महाबा और भैंसोर का गंगा जी पे असर पड़ता है। तो आज नहीं तो कल इनका जल कम हो जाएगा, और ये इतना बड़ा संकट होने वाला है। तो अगर मुझे कोई एक आदेश करने की जी। बात होगी, तो मैं तो अपने जिले की और अपने प्रदेश की नदियों को ठीक ठीक, और जिन लोगों ने काम किया है, नदियों में दोबारा पानी आ गया है, ऐसे हम्म। प्रयोग लोगों ने किए हैं, साफ सफाई कराई है, अपने आंदोलन चला गए, तो अगर इस पर काम किया जाए तो प्रदेश को बड़ा लाभ, ये मेरा रहेगा। एक आप जैसे व्यक्ति से मिलना बहुत सौभाग्य की बात होती है, और मैं ये जानना चाहूंगा कि आप हम जैसे युवाओं को क्या एडवाइस देना चाहेंगे लाइफ में इतना बड़ा काम करने के लिए? देखिए, मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बहुत, हमारे युवाओं में क्या है कि एक परिवर्तन मेरे देखते देखते आया है। एक जीवन था, जैसे तुम्हारे बाबा हम लोग साथ थे, या एक जीवन था जब इतना रिजल्ट ओरिएंटेड लाइफ नहीं थी। जी। मतलब थर्ड डिवीजन भी पास हो गए ना बोर्ड में, तो घर में लड्डू बटते थे कि पास हो गए बोर्ड में, इतना ही बहुत। आज बच्चा इतना रिजल्ट ओरिएंटेड है, और इतना प्रेशर हमने बिल्टअप कर दिया है क्या, कि माता पिता अपनी अधूरी इच्छाओं को बच्चे के माध्यम से पूरा कराना चाहे। मैं कहूँगा समाज के लिए गलत है। और जो नौजवान मेरी बात सुन रहे हैं, वो ये मान के चले कि हर पिंड ब्रह्मांड का अंश है, आप ईश्वर के अंश हैं। आप जो काम कर रहे हैं मन लगा के करिए। ये जो गीता में कहा जाता है ना, फल की इच्छा मत करो, तो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि नए मेंटर कहते हैं कि लक्ष्य क्रिएट करो और लक्ष्य को पाओ, ऐसे ही है ना सब। जी। और ये बात ही समझ नहीं आती कि फल की इच्छा, अगर हम टारगेट, फल माने टारगेट फिक्स नहीं करेंगे, तो कैसे काम होगा, तो सिर के ऊपर से निकल जाती है। लेकिन मैं एक सवाल, मुझसे एक बच्चे ने जब ये पूछा था, तो मैंने एक सवाल उससे कहा था। मैंने कहा, तुम जैसे एग्जाम देने जाते हो कभी कभी, तो किसी दिन ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा पेपर इतना बढ़िया होता है कि बिल्कुल शरीर हल्का जी, बाहर होता है। निकलता है, उस दिन क्या तुम रिजल्ट की चिंता करते हो उस पेपर के लिए? क्यों नहीं करते भाई? उस दिन फल की इच्छा क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि यू हैव बीन अकम्प्लिश योर जॉब परफेक्ट हम्म। मोड। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसको हम परफेक्ट मोड में करें, और बिना तनाव के करें, और विदाउट रिजल्ट ओरिएंटेड करें। ये अलग दुनिया भर के मेंटोर से अलग हट के बात मैं कह रहा हूँ। एक बार करिए, मैंने आपको बताया, ईश्वर आपको संग दिखाई देगा, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। बाद में हम अपने लिए फ्रस्ट्रेशन में ले लेते हैं, 2 नंबर कम आ गए, पड़ोसी के बच्चे के 10 नंबर ज्यादा आ गए, घर में कलह हो रही है। यानी इस बात की खुशी नहीं हो रही है बच्चा 80% नंबर लेकर पास हुआ है, इस बात की खुशी कष्ट है कि 82% क्यों नहीं आए, फलां के इतने आए। ये तो ठीक नहीं है ना। तो मैं नौजवानों से ये कहना चाहूंगा कि अपना परफेक्ट करने की कोशिश करिए, पूरा करने की कोशिश करिए, और ये मान के करिए कि, जैसे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, मैं ईश्वर ही कार्य कर रहा हूँ, बाकी सब उनके जिम्मे है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आप एक बार जीवन को इस ढंग से जी कर देखिए, एक अलग ही आनंद है। यही मेरी आज की का संदेश रहेगा नौजवानों से, कि थोड़ा सा जरा अध्यात्म से जुड़ के अपना काम को करें, और पूरे परफेक्शन से करें। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा एट लास्ट कि इंडिया 2047 में विश्व गुरु तब बनेगा जब? ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन है, लोगों के क्या जवाब होंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ। हमारे जो बड़े बूढ़े लोग थे, घरों में जो लोग, पंडित जी या साधु आते थे, वो एक आशीर्वाद देते थे, खूब फलो फूलो, पुत्रवान हो। आज हर डाइस पर, हर मंच पे ये रोना है, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और इसलिए हम पिछड़ रहे हैं, ऐसा करके है। मेरा मानना ये है कि इस कोरा झूठ है। किसी की जेब में पड़े हुए रुपए ज्यादा नहीं होते। जी। मैं ये कहने लगूंगा, अरे मेरी जेब में 10,000 रुपए पड़े हैं, सब जेब खुली पड़ी है, ये तो बड़ा क्या बात, सिंपल ये मौकरी। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि हमारी जनसंख्या हमारा वरदान, 2047 में अगर भारत को वाकई विकसित
देश बनना है, भारत को बड़ी ताकत बनना है, तो उसको केवल ये चैनलाइज करना होगा। आप देखिए ना, रशिया में जनसंख्या समस्या है, वहाँ चाइना है नहीं। चाइना में भी है। जापान में बुड्ढों को देखने वाला कोई नहीं है। चाइना छोड़िए, चाइना तो बैलेंस चल रहा है, चलिए। जी लेकिन कुछ देश तो ऐसे हैं जहां आज बड़े बूढ़ों को देखने वाला कोई नहीं। वहां यूथ खत्म हो गया है। हम 2047 में बात ही केवल इसलिए कहते हैं कि हम नौजवान देश हैं। 2047 का जो लक्ष्य है, उसके जी पीछे कारण ये है। तो हम अपने इस काम को चैनलाइज क्यों नहीं करते? आज ही मैं पढ़ रहा था कहीं, अंग्रेजी अखबार में शशि थरूर का लेख है। उसने बड़ा अच्छी बात लिखी है। उसने कहा है कि जैसे जर्मन, जापान, ये जो यूरोपीय कंट्री है, इनमें क्या हो रहा है कि लोग नहीं है। तो हम एक ऐसा चैनल नहीं बना सकते कि हम एक समय 1 साल की ट्रेनिंग करा दें बच्चियों के लिए, केयर टेकिंग वाली, और वो बड़े बूढ़ों को जाके देखें। और बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हो सरकार, सरकार उसको चैनलाइज करे। रशिया की खेती हिंदुस्तान का मजदूर जाके क्यों नहीं करता चैनलाइज तरीके से? हम तो बहुत अच्छे कृषक हैं, और रशिया में खेती खेत है, वहां वो खेती कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर हम चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं हमारी जेब में रुपए हैं यार, इसकी वजह से हमारी जेब फट रही है, ये तो बहुत खराब बात है। इस मेंटलिटी को बदलना पड़ेगा। हम अपने देश की जनसंख्या को अगर ठीक ढंग से चैनलाइज करेंगे, तो निश्चित ही हम फिर उस रास्ते पे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमें तो पूरा माइंडसेट ही बदलना है। माइंडसेट ही गलत है। हर आदमी मंच पे खड़े होकर कहता है अरे जनसंख्या विस्फोट है हमारे यहाँ, और जनसंख्या की वजह से हम इतने साधन करते हैं, तब तक इतने बच्चे पैदा हो जाते हैं। क्या मतलब है? आप बच्चों को चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको काम नहीं दे पा रहे हैं, आप दुनिया के फोरम पे लाके उनको खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। गलती आपकी है। और विस्फोट जनसंख्या के लिए दोष जनसंख्या विस्फोट को देते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है इसको चैनलाइज करिए। वाकई बहुत बड़ी मुद्रा हमको प्राप्त हो जाएगी विदेशी, और बेरोजगारी की समस्या अपने आप खत्म हो जाएगी। लोग काम करने को तैयार हैं। इसको देखना पड़ेगा। सर, आपने जो कुछ भी बताया वो बहुत मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल और बहुत इम्पोर्टेंट था हम सबके और लिए। सब मौलिक था। जी। लोग एंड ऐसा थैंक यू सो मच फॉर डूइंग नहीं, दिस। आपके लिए बहुत धन्यवाद। आपने आपने काफी अच्छी नॉलेज दी, एंड जो देख रहे हैं डेफिनेटली उनको आरटीआई के बारे में काफी कुछ जानने को मिला होगा आज, एंड वो अपनी लाइफ में भी इस चीज को काफी अच्छा इनिशिएट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच सर।